हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो यूनिट चल रहा है यूनिट नंबर 3, इसके अंदर दो टॉपिक मैंने बताए थे, मतलब दो टाइप के टॉपिक्स होंगे। एक इज़ डिटेक्टर और सेकंड वन इज़ एक्सेलरेटर। एक तो है दोलित त्वरित्र जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, और एक जो है वो डिटेक्टर वाला है ना, संसूचक जिसको बोलते हैं। तो हम एक्सेलरेटर पढ़ रहे थे। एक्सेलरेटर में हमने दो टाइप के एक्सेलरेटर पढ़ लिए। एक तो रेखीय लीनियर एक्सेलरेटर, दूसरा था साइक्लोट्रॉन, है ना। इन पे साइक्लोट्रॉन पे एक न्यूमेरिकल, दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, वो आगे लेक्चर्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन से न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत होते हैं, और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, बहुत कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है न्यूमेरिकल, इसमें सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है। लेकिन उससे पहले एक और डिटेक्टर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जो है वन डे ग्रैफ एक्सेलरेटर। वन डे ग्रैफ एक्सेलरेटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इस यूनिट के लास्ट में करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसको आई बात समझ में? हाँ, पढ़ेंगे, पर उसको थोड़ा सा पार्ट आता है उसका, कोई ज़्यादा वो नहीं है बहुत बड़ा। तो वन डे ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन डिटेक्टर में हम लोग 3 ही पढ़ने वाले थे, उसमें 2 पढ़ लिए हमने, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, 95% चांसेस उसी के हैं। वन डे ग्राफ वैसे लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा, एट द एंड करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले इसके अंदर मैंने बताया था कि दूसरा पार्ट है डिटेक्टर, ठीक है। अब डिटेक्टर के और एक्सेलरेटर के अलावा भी इसमें कुछ छोटा सा, मतलब एक दूसरा पार्ट और आता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। उसको हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने शो नहीं किया था उस चीज़ को। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ आती है। ऐसा है कि जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। इस सॉलिड मटेरियल के अंदर अगर मान लो कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, जैसे हो गया प्रोटॉन हो गया, या अल्फा पार्टिकल हो गया, या न्यूट्रॉन हो गया, या इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये पार्टिकल्स इसके अंदर जाएंगे, तो क्योंकि पार्टिकल से मान लो कि बहुत स्पीड से आ रहा है पार्टिकल, ये जैसे अल्फा कण है, बहुत स्पीड से आ रहा है, सॉलिड मटेरियल में गया, और क्या होगा, यहाँ से जैसे जाएगा सॉलिड मटेरियल में, तो उस मटेरियल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मटेरियल है तो जैसे क्या होगा, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल के अंदर ही तो होते हैं। अब जैसे ये यहाँ से मान लो अल्फा पार्टिकल गया, तो ये अल्फा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन के साथ में, इनके साथ में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, इसके साथ में अंतरक्रिया करेगा। उसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, धीरे धीरे लॉस होगा एनर्जी का, ऊर्जा का ह्रास होगा, ठीक है। एनर्जी का ह्रास होगा तो कितना होगा, एक तो वो चीज कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का लॉस कितना होगा, एनर्जी का कितना ह्रास होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, ये एनर्जी जो लॉस है वो 2 टाइप के पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक तो जो हेवी पार्टिकल्स है, भारी कण है, जैसे भारी कण मतलब जैसे न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है इनफैक्ट। तो ये जो है इनका मास, इनको बोलते हैं भारी पार्टिकल, हेवी पार्टिकल्स है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इनका जो एनर्जी लॉस होता है वो हम लोग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है। और इलेक्ट्रॉन जब इधर से पास होगा तो उसका जो एनर्जी लॉस होगा उसका फॉर्मूला अलग होता है, तो उसको अलग स्टडी करेंगे। इससे जब फोटोन पास होगा, फोटोन, तब उसकी एनर्जी अलग तरीके से कम होती है, उसका अलग सीन है। तो हम लोग बात करेंगे हेवी पार्टिकल्स की और इलेक्ट्रॉन की। आगे बात समझ में? हम लोग बात करेंगे हेवी पार्टिकल्स की और इलेक्ट्रॉन की। अब जो हेवी पार्टिकल्स है ये, इनके लिए पढ़ेंगे एक टॉपिक, तो एक दूसरी चीज कि इनका एनर्जी लॉस किस तरीके से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कि एनर्जी लॉस किस तरीके से हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, या मान लो हेवी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, हेवी पार्टिकल जब यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब जैसे मान लो कि इसकी एनर्जी लॉस होगी, ये कुछ एनर्जी लेके आया, मान लो इसके पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसके पास। ये चल रहा, थोड़ी देर बाद में इसकी एनर्जी खत्म होगी, धीरे धीरे लॉस होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और पार्टिकल जाके रुक जाएगा। तो एनर्जी खत्म होने से पहले, कंप्लीट एनर्जी 0 होने से पहले वो कितनी डिस्टेंस चल के गया, इसको आर बोल देता हूं, आर डिस्टेंस चला। तो ये जो आर है इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज, परास।
तो इस रेंज का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एक क्वेश्चन तो आता है यहां से, कैसा, ये हेवी पार्टिकल का, भारी कण की ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस ऑफ हेवी पार्टिकल्स, ऑफ हेवी पार्टिकल्स। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ह्रास, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ह्रास एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस है। और एक है जो रेंज है, रेंज आर, जिसको बोलते हैं परास। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, मतलब ये 3 पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं जनरली। या यही है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में रहे कि क्वेश्चन कहां कहां से पुटअप हो सकता है। अब इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो डिटेक्टर बच गया, संसूचक, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और इनके बीच में ही कहीं पे हम लोग जो साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ये वाला टॉपिक। ऊपर फर्स्ट वन जो है एनर्जी ऑफ हेवी एनर्जी लॉस ऑफ हेवी पार्टिकल्स, भारी कण की ऊर्जा ह्रास कैसे होता है, कितना होता है, कैसे होगा, क्या क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो ये छाप लीजिए पॉज करके। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं भारी कण की ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस ऑफ हेवी पार्टिकल्स। क्लियर? चलिए भैया। हाँ, तो भारी कणों, एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है इसको किस वे में एग्जाम में पूछा गया है, मैं उसको लैंग्वेज आपको रीड करके बताता हूँ। लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज कुछ इस तरीके से आता है कि माध्यम के अंदर जब कण जाता तो उसकी ऊर्जा ह्रास का सूत्र का व्युत्पन्न करो। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस व्हेन ए पार्टिकल इंटरेक्ट विद द मीडियम। मीडियम के अंदर जाता है, माध्यम के अंदर जब कण जाता है, भारी कण, हेवी पार्टिकल्स, तो उनकी एनर्जी लॉस कैसे होता है, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो भारी कणों का ऊर्जा ह्रास, भारी कणों का माध्यम में ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस ऑफ हेवी पार्टिकल्स, heavy particles in medium while interacting with medium। तो मीडियम से जब इंटरेक्ट होगा माध्यम से तो कैसे उनकी एनर्जी ह्रास होगा। क्लियर है? चमका? तो यहां पे कुछ लिख लो पहले, फिर उसके बारे में बात करते हैं ना। तो लिखो, जब 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 भारी कण, जब कोई भारी कण, ऐसे लिख सकते हो, भारी कण, कोई भारी कण, भारी कण के ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा आदि। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, तो इनको हम लोग हेवी पार्टिकल बोल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। जब कोई भारी कण किसी माध्यम से गुजरता है, किसी माध्यम से गुजरता है, तो माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के परमाणुओं के नाभिकों, माध्यम के परमाणुओं के नाभिकों तथा माध्यम के परमाणुओं के नाभिकों तथा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों से अंतर्क्रिया होती है।
तथा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों से अंतर्क्रिया होती है, तथा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों से अंतर्क्रिया होती है, जिसके कारण कण की ऊर्जा में कमी होती है, जिसके कारण कण की ऊर्जा में कमी होती है, जिसके कारण कण की ऊर्जा में कमी होती है। नाभिक से अंतर्क्रिया में ऊर्जा ह्रास, नाभिक से अंतर्क्रिया में ऊर्जा ह्रास, इलेक्ट्रॉन से होने वाली ऊर्जा ह्रास, इलेक्ट्रॉन से होने वाली ऊर्जा ह्रास, नाभिक से अंतर्क्रिया में होने वाली ऊर्जा ह्रास, होने वाला ऊर्जा ह्रास, इलेक्ट्रॉन से होने वाली अंतर्क्रिया, इलेक्ट्रॉन से होने वाली ऊर्जा ह्रास की तुलना में नगण्य होती है, नगण्य होता है। अतः ऊर्जा ह्रास मुख्यतः कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया के कारण, अतः ऊर्जा ह्रास मुख्यतः कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया के कारण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया के कारण ही होता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया के कारण ही होता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, when heavy particles like proton, alpha, deuteron, when heavy particles like alpha particle, proton, deuteron, etc. passes through the medium, these interact with nucleus and orbital electrons, of atom of the medium, with nucleus and orbital electron of medium. So these particles lose their kinetic energy due to the interaction, ठीक है। The mostly energy loss is due to the interaction between electron and particle, mostly due to the interaction between electron and particle। ठीक है, क्या मैंने ये जो कहानी समझाई इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, एक मीडियम है, एक माध्यम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन ही हेवी पार्टिकल, भारी कण, जैसे हम लोग बात कर लेते, कोई भी जो पार्टिकल जा रहा है उसका जो चार्ज है, उसका जो आवेश है वो है मान लो ZE, इतना आवेश है।
इसका चार्ज कितना, ये Q1 ले लो आप, Ze के बराबर है। Z इसका परमाणु क्रमांक हो सकता है, एटॉमिक नंबर हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर इतना चार्ज है। अब ये जो जा रहा है, तो जब ये मीडियम में एंटर करेगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये आवेश है, चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के साथ में भी, मतलब इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में भी इंटरेक्शन होगा, क्योंकि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, तो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन भी होगा। दूसरा, ये जो नाभिक है, इनके न्यूक्लियाई है, इनसे भी इंटरेक्शन होगा, नाभिकों से अंतरक्रिया होगी और इलेक्ट्रॉनों से भी अंतरक्रिया होगी। तो उसकी वजह से क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगा एनर्जी में, और धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वहां पे जाके एनर्जी जीरो हो जाएगी। तब तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करता है, इसको आर बोलते हैं, ये परास है। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी इस टॉपिक में आर का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने वाले, अभी यहाँ पे और कुछ कर रहे हैं हम ना। तो हम लोग अभी तो ये पता कर रहे हैं कि एनर्जी कितना लॉस होगा, कितनी डिस्टेंस चलने पर कितना लॉस होता है, कि मैं 1 सेंटीमीटर चला तो कितना एनर्जी का लॉस होता है पर सेंटीमीटर, वो चेक करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ये चार्ज यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रॉनों से भी अंतरक्रिया होगी, इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन से भी होगा और न्यूक्लियाई से भी होगा, नाभिकों से भी हो रहा है। अब जो नाभिकों से इंटरेक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो बहुत कम होता है। ज्यादातर जो पार्ट है ऊर्जा का हाश, वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो जो न्यूक्लियाई की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको तो नगण्य में ले लेते, उसको नेग्लिजिबल कर लेते कंपेरेटिवली दिस। तो हम लोग बात करेंगे कि ज्यादातर जो ऊर्जा हास हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की अंतरक्रिया की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, ये गेम समझ आया। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंटरेक्शन होगा वो ऐसे होता है, जैसे मान लो पार्टिकल आ रहा है इधर, इसका चार्ज है Q1 Ze, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस, इसकी R डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Z इंटू पॉजिटिव मान लो, जनरली हम लोग पॉजिटिव की बात, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अभी जैसे पॉजिटिव है मान लो, क्योंकि जैसे प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है वो थोड़ी हेवी पार्टिकल है, इसलिए पॉजिटिव मान ले लेता हूँ, बाकी जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ही हो, कैसा भी हो सकता है। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है पार्टिकल, इधर जा रहा है ना। ये इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसको B ले लेते हैं, ठीक है। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये मिनिमम पहुंच की दूरी है, इससे न्यूनतम दूरी पर कब पहुंचता है, जब यहां पे होता है, मतलब जब इससे इधर से जब निकलेगा तो नियरेस्ट डिस्टेंस ये है यहाँ पे, ठीक है। इसको O बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इधर से ये निकल जाएगा, ठीक है। जब निकलेगा तो इसके इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगा। अब देखो ये जो एंगल है इसको हमें थीटा मान लेता हूँ, ये R है, ये B है, ये इसको X मान लेता हूँ, ठीक है। ये F फोर्स है, इसके कंपोनेंट बना लूँ तो एक कंपोनेंट तो ऐसे आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये तो Fx हो जाएगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन मान रहा हूँ मैं, ये x डायरेक्शन है, ये y ऐसा ले लेते हैं, तो ये Fx हो गया एक तरीके से। और ये जो, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो ये फोर्स इधर जा रहा है तो इसके एक घटक तो ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा Fy जो होगा F sin थीटा आएगा, और Fx जो है F cos थीटा, ठीक है ना। ये सिस्टम है। अब अपने को चेक करना है कि कितनी एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो सिस्टम बनाया ना, इसके बारे में मैं बात करता हूँ, है ना, इस सिस्टम के बारे में। आप चाहो तो ये डायग्राम भी छाप सकते हो, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, जो डेरिवेशन में काम में आने वाला वो डायग्राम है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बाकी आप चाहे तो ये भी छाप सकते हो, पॉज करके इसको भी छाप लेना, समझ के लिए, डेवलप करने के लिए ये काम आएगा। दूसरा,
ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चेक कर रहे हैं अभी कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका चार्ज जब इंटरेक्ट होगा तो कैसे क्या रिएक्ट करेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए भैया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो पहले तो ये कहानी में लिखवा देता हूं, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। माना एक जेडी आवेश का, माना एक जेड ई आवेश का भारी कण एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतरक्रिया करेगा, किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन से अंतरक्रिया करेगा। when a heavy particle of charge Zd, when a heavy particle of charge Zd, when a heavy particle of charge Zd, when a heavy particle of charge Ze, when a heavy particle of charge Ze enters in the medium, it interacts with electron, then तो क्या होने वाला है, ये डायग्राम छाप लेना साइड में, और हम लोग बात करते हैं अब इससे रिलेटेड। ये चार्ज है, इसको Q1 बोल सकते हो आप, यू कैन कॉल इट Q1। इसका चार्ज है वो Q2 हो जाएगा। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, आकर्षण बल जो है वो कितना होगा, कण व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल, इसको बोल रहे हैं F। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज F। कितना है ये, F के इक्वल है। ठीक है, और ये जो F है ये क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा ही होता है। इस जगह पे है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इस पे R है, इस जगह पे तब तो Q1 आप इसको ले लो Z इंटू ई, और Q2 जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो F जो है K JD स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, वैसे अट्रैक्टिव फोर्स होता तो माइनस आता है ना, ये माइनस आ भी जाता है, इसको नेगेटिव चार्ज लेता तो, लेकिन हम लोग ये बात करके चल रहे हैं अभी कि अट्रैक्टिव फोर्स है, पहले बोल दिया कि फोर्स अट्रैक्टिव है, आकर्षण बल प्रकृति का है, तो ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम छाप लेना पॉज करके, इसमें आगे चलते हैं। ये मिला। अब देखिए, ये तो फोर्स हो गया, क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। अब समझना बात को, इस फोर्स के दो घटक है, दो कंपोनेंट, Fx Fy। ये Fx जो है, देखो ये क्या होता है, पार्टिकल बहुत स्पीड से आता है, बहुत स्पीड से जाता है, ऐसे जा नहीं रहा है कि बस की तरह स्पीड से जा रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि एक्सेलरेट करते हैं तो पार्टिकल्स को एक्सेलरेटर से भेजते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जब भी इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो पार्टिकल को एक्सेलरेटर की हेल्प से भेजते हैं, तो बहुत हाई वेलोसिटी के ऊपर होता है ये, तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो फोर्स है ना, ये एक्स डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन के अलोंग है ये, बस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में कोई खास चेंज होता नहीं है, इसकी वजह से कोई खास चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी लॉस के अंदर ये पार्ट जो Fx है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। Fx का प्रभाव बहुत कम होता है, मोस्टली जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है वो Fy का होता है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसका इफेक्ट इसकी एनर्जी लॉस में बहुत कम होता है, बिकॉज ये बहुत स्पीड से जाते हैं, तो इसकी स्पीड कम नहीं कर पाता, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो स्पीड पे इतना इफेक्ट हो ही नहीं पाता है। मतलब इसका इफेक्ट इसकी एनर्जी पे बहुत कम होता है, ये समझ लो। तो मोस्टली जो इफेक्ट होता है वो बस इसी का होता है, तो हम लोग इसी के रोल को प्ले करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ आए, ये पॉज करके छाप लेना, ये भी आगे चलिए। बल के घटक
बल के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ एक्स दैट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज एफ साइन थीटा। इसकी एनर्जी लॉस में ये पार्ट ही रोल प्ले करता है, इस पार्ट का ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। ठीक है, कण की ऊर्जा हास में एफ एक्स की भूमिका नगण्य होती है। अरे वाह, एग्जैक्ट वर्ड आया। कण की ऊर्जा हास में एफ एक्स की भूमिका नगण्य होती है। एफ एक्स प्लेस नेग्लिजिबल रोल इन द लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी लॉस में ये एफ एक्स का पार्ट बहुत कम होता है। अब समझना, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि मान लो कि ये पार्टिकल जा रहा है, इस पार्टिकल का जो संवेग है, मोमेंटम, उसके लिए बात करते हैं। कण पर लगने वाला बल, या इसको छोड़ो एक बार, सिंस क्या होता है, dp बाई dt जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। ये होता है, सही है। अगर dp की बात करूँ तो ये होता है f इंटू डी टी, सिंपल। p की बात करूँ तो ये आएगा f इंटू डी टी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कण के संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन एक तरीके से काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो कि एनर्जी में चेंज, क्योंकि मोमेंटम पीस एनर्जी जो होता है ये होता है, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो एनर्जी में चेंज को ही रिप्रेजेंट करेगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो मोमेंटम में संवेग में जो परिवर्तन होगा उसमें एफ जो है, क्योंकि एफ एक्स का तो ज्यादा रोल रहता नहीं, एफ वाई का ही होता है, तो हम केवल यहाँ पे डायरेक्ट एफ वाई लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ वाई डी टी, क्योंकि मैंने बोला ना एफ एक्स का इतना रोल होता नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसलिए एफ एक्स की बात नहीं कर रहे, केवल जो एफ होगा वो एफ वाई को डिनोट करेंगे। ये है क्लियर। आगे चलिए, ये पॉज करके छाप लेना। आप समझिए, इसमें ऐसा है कि जिस टाइम से चालू हो क्या है, पार्टिकल जितनी दूर से आ रहा था, बहुत दूर से आ रहा था, मान लो माइनस इन्फिनिटी टाइम से चलता हुआ रहा, प्लस इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा, या अभी लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, एफ आई ऐसे रख देते हैं। एफ आई का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये आएगा एफ साइन थीटा डी टी, राइट। इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, आगे चलते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से देखो, ये जो ट्राइंगल है ओ ए, इसको लिख देते बी, ओ ए बी ट्राइंगल से, बाई ट्राइंगल ओ ए बी, बाई ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए यहां तक हुआ बाई ट्राइंगल ओ ए बी। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं कितना बचा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट बचा, ट्राइंगल से देख लें। बाई ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी ट्राइंगल में देखिए, ये आर है, ये थीटा है, ये बी है और ये एक्स है ना। टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर है बी, बेस है एक्स, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू बी अपॉन टेन थीटा आता, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक और चीज यहां से बात करें तो यहां से मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है बी अपॉन आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा।
इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3।